नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। तीसरा टर्म, पहला दिन, और मोदी ने टॉप गियर कैसे लगा दिया है, आज देश को बताऊंगा। मोदी के मंत्रियों का वो काम जिससे अगले 5 साल का मैसेज क्लियर दिखने लगा है। वाराणसी को लेकर राहुल गांधी का वो दावा कि आपको सुनकर हंसी नहीं रुकेगी। इसके अलावा कौन बनेगा नया स्पीकर? मोदी एक तीर से 2 निशाना लगाने वाले हैं क्या? मोदी वो करने वाले हैं कि नायडू और नीतीश दोनों ना नहीं कह पाएंगे। आज इसका चैप्टर भी है। इसके बाद जरा यूपी की बात होगी। चुनाव खत्म, एक्शन में योगी। वो ताबड़तोड़ फैसले जो यूपी का गेम बदल देंगे। यूपी में बीजेपी के 2 बड़े नेता आपस में ही क्यों भिड़ गए हैं? अखिलेश जाएंगे दिल्ली, राहुल की नजर उत्तर प्रदेश पर। क्या खेला होने वाला है, इसका चैप्टर भी होगा। और फिर छात्रों के भविष्य की बात। सुप्रीम कोर्ट ने नीट रिजल्ट पर क्या कहा कि उम्मीद बनी भी टूटी भी। आज इसका चैप्टर भी है। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी का परिवार हटाने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान पूरे भारत में लोगों ने अपना प्यार दिखाने के लिए प्रतीक के तौर पर मोदी का परिवार जोड़ा था। इससे उन्हें बहुत ताकत मिली। आगे पीएम ने लिखा कि भारत के विकास के लिए प्रयास करने वाले एक परिवार के रूप में यह बंधन मजबूत और अटूट रहेगा। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पप्पू यादव के खिलाफ 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के केस में एफआईआर दर्ज हो गई है। पूर्णिया के एक कारोबारी ने पप्पू यादव और उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं पप्पू यादव ने रंगदारी के आरोपों को बेबुनियाद और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश बताया। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। पाकिस्तान को बदले का डर सता रहा है। खुफिया एजेंसियों को भी जानकारी मिली है कि इस आतंकी हमले की साजिश पीओके में रची गई थी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल बिना जांच के पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की तरफ के आतंकी भेजने के कोई सबूत नहीं मिले। मुंबई में एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग बांग्लादेश से आकर न सिर्फ मुंबई में रह रहे थे, बल्कि इन्होंने गैरकानूनी तरीके से भारत का नागरिक होने के कागज भी बनवा लिए थे। और पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में इन्होंने वोट भी दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मुंबई में रह रहे 5 और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की है, जिनकी तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के धार में एक पाइप फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि उससे उठ रहे काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। फैक्ट्री में पीवीसी के पाइप रखे होने की वजह से आग तेजी से भड़की और देखते ही देखते बेकाबू हो गई। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक 13 साल के बच्चे ने खेल खेल में ईमेल के जरिए एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली थी। पुलिस ईमेल को ट्रेस करते हुए बच्चे तक पहुंची तो उसने बताया कि मौज मस्ती के लिए उसने ऐसा किया और वो ये देखना चाहता था कि पुलिस उस तक पहुंच पाती है या नहीं। बच्चे ने बताया कि उसने 1 घंटे में फर्जी ईमेल आईडी बनाई, फ्लाइट में बम की धमकी भेजी और मेल डिलीट कर दिया। पुलिस अब बच्चे की काउंसलिंग करवा रही है। 4 जून को दिल्ली से कनाडा जाने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 12 घंटे तक फ्लाइट को रोकना पड़ा था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, तीसरा टर्म, पहला दिन, और मोदी ने टॉप गियर कैसे लगा दिया। मोदी के मंत्रियों का वो काम जिससे अगले 5 साल का मैसेज क्लियर है। वाराणसी को लेकर राहुल गांधी का वो दावा कि सुनकर हंसी नहीं रुकेगी। सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई काम लटकाने वालों में से तो है नहीं। ये देश 10 साल में कम से कम उनके कार्यकाल में देख चुका और उनकी गाड़ी तुरंत टॉप गियर में पकड़ती है। 4 जून को नतीजे आए। हफ्ते भर के अंदर उन्होंने सहयोगियों से डील भी कर ली, शपथ भी ले ली, मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया। जबकि यही कोई और गठबंधन सरकार होती तो अब तक यही चल रहा होता कि किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, मंत्रालय किसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। मंत्रालयों के लिए लॉबिंग चल रही होती, मोलभाव चल रहा होता, रूठने मनाने का खेल चल रहा होता बॉस। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस टीम के बॉस होते हैं उसमें यह सब नहीं होता। उनके फैसले इंस्टेंट होते हैं और उनके फैसलों में कोई इधर उधर या अगर मगर की बात नहीं होती। आप देखिए कि संडे को शपथ ग्रहण हुआ, 24 घंटे के अंदर मंत्रालय बंट गए।
मंत्रियों के नाम तय हो गए, कौन मंत्रालय किसे मिलेगा, ये सारी जिम्मेदारी दे दी गई। उस पर कहीं से किसी से नाराजगी की भी खबर नहीं आई, क्योंकि फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और सबका यही मानना है कि नरेंद्र मोदी जो भी फैसला करते हैं वो सोच समझकर करते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी ने किसी को कोई जिम्मेदारी दी है तो सोच समझकर ही जिम्मेदारी दी हो। और न सिर्फ जिम्मेदारी दी, बल्कि पीएम मोदी ने पहले दिन से ही सारे मंत्रियों को काम पर लगा दिया। ऑन ड्यूटी सारे लोग अपने अपने मंत्रालय पहुंचे, काम करना शुरू कर दिया, यानी एक मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं, भैया ये तीसरा टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। उनके पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। जिनको और मेहनत करनी चाहिए 2029 जीतने के लिए, वो क्या कर रहे हैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को पहले देखिए। आज सुबह ही सारे मंत्रियों का अपने अपने विभाग पहुंचना शुरू हो गया। सुबह 9 बजे से पहले ही मंत्री अपने दफ्तर पहुंच गए। यानी सुबह जिस वक्त कई लोगों की नींद भी नहीं खुलती होगी, कई नेताओं की, उस वक्त नरेंद्र मोदी के सारे मंत्री जिम्मेदारी संभालने पहुंच गए थे। उस वक्त तक नरेंद्र मोदी के मंत्री दफ्तर में काम शुरू कर चुके थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी इसी तरीके से काम करते हैं। भाई जब बॉस इतना काम कर रहा है तो फिर मंत्रियों को बॉस के तरीके से ही ना चलना पड़ेगा। यह बात नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक दिख रही है। आप देखिए आज सुबह से ही ये नए मंत्रियों के मंत्रालय संभालने की तस्वीरें आने लगी। पहले गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय पहुंचे, अपना कामकाज संभाल लिया। फिर जेपी नड्डा को देखा गया कि भाई स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। एस जयशंकर ने भी कोई देरी नहीं की, तुरंत विदेश मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया और कामकाज शुरू कर दिया। शिवराज सिंह ने कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया। अश्वनी वैष्णव रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय का कामकाज संभालते दिखे। मनोहर लाल खट्टर ने आवास और शहरी विकास मंत्रालय संभाला। जयंत चौधरी ने स्किल डेवलपमेंट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली। मतलब सब लोग काम खटाखट शुरू हो गया। इधर नरेंद्र मोदी की टीम खटाखट काम में जुट गई, सहयोगियों से कोई टकराव नहीं हुआ। यह सब देखकर विपक्ष को चैन नहीं। विपक्ष को लग रहा है कि बॉस ऐसा कैसे हो गया, ये तो मजा करने के मूड में थे कि अभी देखो इससे टकराएंगे उससे टकराएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन बिना किसी टकराव के नरेंद्र मोदी ने फटाफट सारे काम कर लिए। विपक्ष अब इस बात में लग गया है कि कैसे यह बताया जाए कि सहयोगी दलों को नरेंद्र मोदी ने झुंझुना पकड़ा दिया। ये लोग जो अभी 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी बैसाखी वाली सरकार चलाएंगे, अब खुद मान रहे हैं कि बॉस नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने सहयोगियों को झुंझुना पकड़ा दिया है। सुनिए विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया गया। 2 बड़े इनके सहयोगी हैं, एक को मछली मंत्रालय दे दिया, दूसरे को जहाज मंत्रालय दे दिया। इस घटना के बाद कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। ये आपकी पार्टियों के हित में है। इन सबसे अहम चीज यही है, मैं फिर विनती करूंगा जेडीयू को और टीडीपी को कि अगर खुद का दल बचाना हो, खुद की पार्टी को बचाना हो, तो जो स्पीकर का पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, वो अपने पास रखें, नहीं तो भाजपा आपके पार्टी को तोड़ेगा। जो शिवसेना खुद टूटे बैठी है, उसके आदित्य ठाकरे बता रहे हैं कि जेडीयू और टीडीपी को कैसे अपनी पार्टियों को टूटने से बचाना है। जो इंडी अलायंस सीट शेयरिंग ढंग से नहीं कर पा रहा था, कहीं एक दूसरे के सामने लड़ा, कहीं मिल के लड़ा, वो यहां बता रहा है एनडीए के सहयोगियों को कि भैया आपको क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। ये सारे लोग वो फूफा बने घूम रहे हैं जिनका पूरा प्रयास है कि कुछ तो हो और शादी में विघ्न पड़े। ये इतना नाच गाना कैसे चल रहा है? कोई तो नाराज हो, लेकिन हो नहीं रहा। ये वही विपक्ष है जो कह रहा था कि नरेंद्र मोदी को तो गठबंधन के सहयोगी अपने इशारों पर नचा देंगे, गाड़ी तो अब नरेंद्र मोदी नहीं नायडू और नीतीश कुमार चलाएंगे। लेकिन अब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो सहयोगियों को झुंझुना पकड़ा दिया। यानी विपक्ष खुद मान रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। अगर विपक्ष की यह बात कोई मान भी ले कि सहयोगी दलों को नरेंद्र मोदी ने झुंझुना पकड़ा दिया, तो इससे नरेंद्र मोदी की ताकत और काबिलियत दिखती है कि वो गठबंधन सरकार में होने के बावजूद इतना दम रखते हैं कि सहयोगियों को भरोसे में लेकर अपने हिसाब से सरकार चलाएं।
ये लोग झुंझुना इसलिए बोल रहे हैं कि इनको भाई झुंझुना वर्ड सूट करता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ऐसा लग रहा है अभी नए नए जो है वो पॉलिटिक्स में आए हैं, उनको संजय सिंह और आदित्य ठाकरे वगैरह वगैरह समझाएंगे कि क्या झुंझुना होता है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या मिला है। भाई उन्होंने ये करके दिखाया कि भाई किस तरह से आप सहयोगियों हैं, सहयोगी हैं आपका समझ। मैंने आपको कल बताया जीतन राम मांझी को एमएसएमई दिया है भाई, एक सांसद वाली पार्टी, और जेडीयू और टीडीपी को भी सम्मान मिला है। लेकिन बीजेपी ने सारे अहम मंत्रालय अपने पास क्यों रखे हैं ये भी सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन देखिए बीजेपी के पास क्या क्या है। गृह मंत्रालय, यह अमित शाह के पास फिर से है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, ये सीसीएस है। मैंने कल ही बताया था कि सीसीएस में कोई फेरबदल नहीं। कैसे कर देंगे बॉस, इतना इंपॉर्टेंट सीसीएस होता है। राजनाथ सिंह सड़क परिवहन मंत्री, माफ कीजिएगा, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा, कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, रेलवे मंत्रालय अश्वनी वैष्णव, आईटी मंत्रालय अश्वनी वैष्णव, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, महिला एवं बाल विकास अन्नपूर्णा देवी, जल शक्ति सीआर पाटिल, कोयला और खनन जी किशन रेड्डी। ये सारे मंत्रालय बीजेपी के नेताओं के पास है और ये सारे मंत्रालय देश के विकास के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे पोर्टफोलियो देखकर कोई नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी गठबंधन की मजबूरियों में है या फिर ये गठबंधन की सरकार है। बॉस आप जीत के आए हैं 16 सांसद, आप जीत के आए हैं 12 सांसद, लेकिन वो 12 सांसद भी आपने नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते ना बॉस, कि एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी है। तो वो आदमी जो है वो आपको सब उठा के दे दे क्योंकि आपके 12 की हमको जरूरत है, 16 की जरूरत है। ये नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में नहीं है, नहीं किया उन्होंने। क्लियर है कि गठबंधन की सरकार तो है लेकिन बॉस मोदी हैं और उनके फैसलों में कोई दखल नहीं दे सकता। 240 सांसद लाने वाली पार्टी जो है वो सरेंडर कर दे, ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स नहीं है बॉस, और वो दिख रहा है। विपक्ष के सारे दांव फेल हो गए, तो अब वो ये कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगियों को तो छोटा मंत्रालय मिले, यानी वो एनडीए में नरेंद्र मोदी के सहयोगियों को भड़काने में जुटे हैं। लेकिन विपक्ष की बातों में एनडीए के लोग नहीं आने वाले। जो विपक्ष इंडी अलायंस का एक चेहरा नहीं तय कर पाया, जो नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बना पाया, वो आज चिंता कर रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को क्या मिला है नहीं मिला है। चिराग पासवान ने तो कह दिया कि कोई मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता। सुनिए एक बार चिराग पासवान को, जो फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बने हैं। फिर आपको बताता हूं कि विपक्ष को और करारा जवाब कैसे मिला और राहुल गांधी आज क्या बोल गए। मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है, कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। विपक्ष को करारा जवाब मिल रहा है, लेकिन विपक्ष का अपना एजेंडा चालू है। जब सरकार के सहयोगियों को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने से भी मन नहीं भरा, तो यह बात लेकर आ गए कि मोदी कैबिनेट में तो कोई मुस्लिम नहीं है, यानी हिंदू मुस्लिम भी ये लोग करने लग गए। जबकि आप देखिए कि सरकार में अल्पसंख्यकों को भी जगह दी गई है। हरदीप पुरी, ये भी तो अल्पसंख्यक हैं बॉस, किरण रिजिजू, रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन और पवित्र मार्गरीटा, ये तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। लेकिन विपक्ष के लिए तो अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान है, तो मुसलमान को नहीं बनाए। खुद इस बार विपक्ष ने मुसलमानों के टिकट कम कर दिए, वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मुसलमान नहीं है, मतलब कुछ भी खोद खोद के निकालना है। विपक्ष के लिए शायद अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान है, इसलिए वो मुस्लिम मंत्री की बातें करने लगे। उधर राहुल गांधी अलग ही दुनिया में। जब चुनाव खत्म हो चुका, नतीजे आए, हफ्ता भर बीत गया, तब उनको यह ध्यान आ रहा है कि वाराणसी से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी को तो 2-3 लाख वोट से हरा देती। अरे बॉस, सवाल यह है कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ाए क्यों नहीं वाराणसी से? प्रियंका वाड्रा अमेठी रायबरेली से तो चुनाव नहीं लड़ी, जो कि उनका गढ़ था। खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, रायबरेली से चुनाव लड़े। अब कह रहे हैं कि बहन प्रियंका वाराणसी से लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी को हरा देते। 328 सीट पे कांग्रेस लड़ी इस बार के चुनाव में। 328 में एक सीट बहन प्रियंका को नहीं दे पाए, एक सीट नहीं दे पाए।
अब इनको ध्यान आ रहा है कि वाराणसी से प्रियंका लड़ती तो नरेंद्र मोदी को हरा देती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी मोटी नेता है कि ये तो यही हरा देती, इसमें कौन बड़ी बात है। आप राहुल गांधी को सुनिए एक बार। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी को कहने में कुछ नहीं जाता, लोग उनकी बात पे हंस रहे हैं, क्योंकि इसी तरह ये पहले कहते थे कि लिख के रख लो नरेंद्र मोदी इस बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। अब लोग 4 जून के बाद रिजल्ट आने के बाद, अभी जब शपथ ग्रहण हुआ 9 तारीख को, तो लोग पूछ रहे हैं जो लिखा था उसका क्या करना है। वैसे ही कह रहे हैं कि बहन प्रियंका लड़ जाती तो 2-3 लाख वोट से नरेंद्र मोदी को हरा देती। तो पहली बात तो लड़वाए क्यों नहीं? इलेक्शन के बाद समझ में आ रहा है कि प्रियंका में हराने की काबिलियत थी नरेंद्र मोदी को। ये तो इन लोगों का हाल है, इतना स्लो प्रोसेसर इनकी पार्टी का चलता है। और दूसरी बात, यही प्रियंका को जिम्मेदारी दिए थे ये लोग उत्तर प्रदेश की। 399 सीट पे लड़ी थी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी, 2 जीत कर आई थी। कह देना है कुछ भी, लेकिन ये सब बातें चुनाव में सोचनी पड़ती हैं। अब तो चुनाव हो चुके। सच ये है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने से राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी नहीं रोक पाया। खुद इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने ऐसा कोई कमाल नहीं कर दिया। 3 चुनाव के बाद भी कांग्रेस 100 सीट नहीं पा रही। लेकिन बातें सुन लीजिए ऐसी कि जैसे चुनाव में इन्होंने 543 जीत लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी अब इन सब बातों में नहीं फंसे, ये इसी में फंसे हुए हैं कि हम ये कर देते, हम वो कर देते। नरेंद्र मोदी सरकार बना चुके और पहले से तेज स्पीड में सरकार चलाने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के तहत आने वाले 30 में से 25 मंत्रालय बीजेपी के कोटे में रखे। 30 मंत्रियों की कैबिनेट में पीएम मोदी ने 21 पुराने चेहरे, यानी संदेश साफ है कि नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल की स्पीड को ही बनाए रखना चाहते हैं। गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, ये जो टॉप 4 मंत्रालय हैं उसमें भी पीएम मोदी ने टीम को रिपीट किया है। इसके अलावा रेल, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, पेट्रोलियम जैसे अहम मंत्रालय में भी पीएम ने कोई बदलाव नहीं किया। भाई उनको स्पीड देनी है, वो यही सेटिस्फाई करते रहे क्या लोगों को कि भाई तुमको भी मौका दिया, तुमको भी दिया। वो देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए है कि भाई मुझे देश को आगे लेके जाना। तो जो काम समझ गया, अब निर्मला सीतारमण चला रही हैं वित्त मंत्रालय, उनको बदल दें। जिनके वित्त मंत्री रहते हुए 8% की ग्रोथ हो रही है। यह सब पीएम मोदी ने इसलिए किया है क्योंकि 10 साल में उन्होंने जो काम करके दिखाया उस काम को उन्हें आगे बढ़ाना है। अगर मंत्रालयों में कोई बड़ा फेरबदल किया जाता तो फिर यह स्पीड ब्रेकर की तरह होता, जो नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनका मंत्र तो यह है कि तेज स्पीड में काम करना है। जो मंत्रालय उन्होंने बांटे हैं वो बहुत सोच समझ कर बांटे हैं। जैसे आप देखिए कि बिजली, पानी, घर से जुड़े मंत्रालय जो आम लोगों की सीधी जरूरत से जुड़ा है। आप देखिए क्या विजन है नरेंद्र मोदी का। बिजली के लिए ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को दिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी, शहरी विकास की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर को दी गई, पानी से जुड़े जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा सीआर पाटिल को दिया गया। अब ये तीनों नेता, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, शिवराज सिंह चौहान हो या गुजरात के सीआर पाटिल हो, तीनों ने अपने अपने राज्य में नरेंद्र मोदी के विजन पर काम करके दिखाया हुआ है। ऐसे हवा में नहीं इंकी पिंकी पोंकी पो करके नाम निकाल दिया है। मनोहर लाल खट्टर और शिवराज तो पूर्व सीएम रह चुके हैं, बड़ा अनुभव है। सीआर पाटिल गुजरात में नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद व्यक्ति रहे और इन तीनों पर पीएम मोदी को भरोसा है कि जो टास्क दूंगा वो तय समय में पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए दिया है बॉस इनको जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी जाति तो गरीब, युवा और महिला और किसान है। आप देखिए कल जब पीएम मोदी ने पद संभालते ही पहली फाइल साइन की तो वो किसानों से जुड़ी हुई थी। किसान सम्मान निधि का पैसा रिलीज कर दिया। कैबिनेट ने जो पहला फैसला लिया वो भी गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ था। यानी गरीब, युवा, महिला और किसान कल्याण से जुड़े मंत्रालय भी नरेंद्र मोदी के लिए काफी अहम है। इसलिए अगर आप देखेंगे इन वर्गों के जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं उसमें पीएम मोदी ने अपने भरोसेमंद लोगों को ही सेट किया है। जैसे किसानों के हित से जुड़ा हुआ कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को दी। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय एक ही मंत्री को दिया जाए, लेकिन पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं दी, बल्कि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर दी। भाई मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने ही
कृषि दर को लगातार डबल डिजिट में बना के रखा। उनके सीएम रहते हुए मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, फसलों की खरीद बढ़ी, इसलिए उनको दी है जिम्मेदारी। कहना रहा हूं कि ऐसे थोड़े ही जो है बाउल में नाम रखा, निकाला, कृषि मंत्रालय के लिए नाम अब निकाल रहा हूं शिवराज, ओ शिवराज को दे दो। नहीं बॉस, शिवराज सिंह ने परफॉर्म करके दिखाया है। शिवराज सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती एमएसपी की होगी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी को टाइम टू टाइम बढ़ाने का वादा किया हुआ है। इसके अलावा किसानों की आय को दोगुना करना, पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन को संभालना, यह सब चुनौती होगी शिवराज सिंह चौहान की। नरेंद्र मोदी के एजेंडे में यूथ और महिला भी है। महिला वोटर पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइलेंट वोटर के तौर पर बड़ी ताकत रही। अब तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी का टारगेट होगा कि ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को तीसरे टर्म में लागू करवाया जाए। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट भी जल्द से जल्द पूरा करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से 9 करोड़ महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। ड्रोन दीदी स्कीम से कृषि में महिलाओं के बेहतर योगदान को बढ़ाने पर जोर होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाओं को ड्रोन बांटे जा रहे हैं, यह स्कीम भी आगे बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह समझते हैं कि देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना कितना जरूरी है, हाईवे का जाल बिछाना कितना जरूरी है, ताकि देश में तेजी से तरक्की हो। इस काम के लिए पीएम मोदी ने फिर से सीनियर नेता नितिन गडकरी पर भरोसा जताया, जिनको विपक्ष आग लगा रहा था कि अब तो नरेंद्र मोदी की 240 सीटें हो गई, गडकरी जी को पीएम बना देना चाहिए, या नरेंद्र मोदी गडकरी जी का सम्मान नहीं करते, दोनों के बीच खटपट है। कितनी बातें फैलाई गई। आप देखिए, उन्होंने फिर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ही बनाया। नितिन गडकरी के परिवहन मंत्री रहते हुए ही देश में तेजी से सड़क निर्माण पर काम हुआ। नितिन गडकरी ने देश में इतने हाईवे बनाने का काम किया है कि उन्हें हाईवे मैन के नाम से बुलाया जाता है। मोदी सरकार में नितिन गडकरी अपने कामकाज से अलग पहचान बना चुके हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने फिर से उन पर भरोसा जताया। देश को लेकर नरेंद्र मोदी का विजन बहुत क्लियर है। वो अक्सर मजबूत और विकसित भारत की बात करते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि देश जब मजबूत और सुरक्षित होगा तभी वो विकसित हो पाएगा। इसलिए देश को मजबूत और विकसित बनाने में जिन टॉप 4 मंत्रालयों का हाथ होता है, उसे भी अपने भरोसेमंद साथियों को दिया। गृह, वित्त, विदेश और रक्षा, कोई चेंज नहीं। इन चारों मंत्रालय में पीएम मोदी ने अपनी भरोसेमंद टीम को फिर से उतारा और यह भरोसा दिया कि देश को लेकर उनका जो विजन है उससे वो कोई समझौता करने वाले नहीं है। अपनी टॉप प्राथमिकता में कोई समझौता नहीं करेंगे। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, जिस पर नरेंद्र मोदी जरा भी समझौता नहीं करना चाहते और इसलिए उन्होंने इस काम के लिए एक बार फिर अमित शाह को चुना और गृह मंत्रालय उनको दे दिया। इसी तरह अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें से तीसरे नंबर पर लाना है। इसके लिए उन्होंने फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत उथल पुथल चल रही है। दुनिया 2-2 युद्ध में फंसी हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन मुश्किल हालात के बीच भी अपनी मजबूत विदेश नीति से भारत के हितों को बचाए रखा। आगे भी इस काम को जारी रखने के लिए विदेश मंत्रालय फिर से एस जयशंकर को दिया कि हाँ भाई, आप ठीक कर रहे हैं, चलिए आप ही चलाइए। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को मजबूत करने पर बहुत काम किया। बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई और आगे भी भारत को और मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने फिर से राजनाथ सिंह पर भरोसा किया कि नहीं, आपने बहुत अच्छा डिफेंस मिनिस्ट्री चलाया, ये आप ही संभालिए। ऐसे होता है बॉस काम। सरकार चलाने के लिए ये कर दिया, वो कर दिया नहीं। एक बार सुनिए विदेश मंत्री को भी। चीन के बारे में हम तो, हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, हाँ, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. चुनाव में बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े वादे किए गए थे। इन वादों के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी ने गठबंधन की सरकार बनाई, वैसे ही विपक्ष ये माहौल बनाने लगा कि नरेंद्र मोदी के बड़े वादे अब बैक सीट पर चले जाएंगे, उन पर गठबंधन का वीटो लग जाएगा। लेकिन जो नई टीम नरेंद्र मोदी ने बनाई, उससे साफ साफ लगता है कि पीएम मोदी का कोई भी बड़ा वादा बैक सीट पर जाने वाला नहीं। सब कुछ हूबहू पीएम मोदी के बनाए प्लान के मुताबिक ही होगा, क्योंकि अगर आप देखें कि जितने भी बड़े वादे थे, उन वादों को पूरा करने वाले मंत्रालय के मंत्रियों को भी नहीं बदला गया। जैसे सीए और यूसीसी का वादा, इन वादों को लागू करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है और इस मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं हुआ। पीओके से जुड़ा वादा, इस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी रक्षा और विदेश मंत्रालय की है।
इन दोनों मंत्रालयों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन का वादा, इस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी कानून मंत्रालय के तहत आएगी। इस मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया, कानून मंत्रालय अर्जुन मेघवाल के पास ही है। इसी तरह सीटों के परिसीमन का वादा भी है, इस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी भी कानून मंत्रालय के तहत आती है, वहां कोई चेंज नहीं हुआ। कानून मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले अर्जुन मेघवाल ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में भी यूसीसी लागू करने के संकेत दिए। एक बार सुनिए देश के नए कानून मंत्री को, फिर आपको बताऊंगा नरेंद्र मोदी ने अपने पास कौन से मंत्रालय रखे हैं और क्यों। आने वाले दिनों में हमें यूसीसी कानून बनते हुए भी दिखेगा आपके मंत्रालय? देश देख रहा है ना, हमारे तो मैनिफेस्टो में भी था, गोवा में आपको लागू होते हुए दिख रहा है, उत्तराखंड में भी लागू होते हुए दिख रहा है, देश देख रहा है वो। और जहां तक आपने महत्वपूर्ण कानूनों की बात की, तो नारी शक्ति मंत्री कितना महत्वपूर्ण लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट का ही बिल था ना। कुछ ऐसे भी मंत्रालय हैं जिनकी जिम्मेदारी खुद नरेंद्र मोदी अपने पास रख रहे हैं। इसमें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग का प्रभार है। इसके अलावा ऐसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी पीएम मोदी के पास ही। तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा इटली की होने वाली है। पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली जाएंगे। पीएम मोदी 13 से 15 जून तक इटली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका, फ्रांस, जापान और कनाडा के टॉप लीडर से मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, आज पीएम मोदी ने एक बड़ा फैसला ओडिशा को लेकर भी कर दिया। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। इस नई सरकार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मोहन मांझी को चुना गया। मोहन मांझी ओडिशा में बीजेपी के प्रभावशाली आदिवासी नेता हैं। ओडिशा में 33% आबादी आदिवासियों की है। वो 3 दशक से राजनीति में हैं। गांव के प्रधान के रूप में उन्होंने राजनीति शुरू की थी। उनके पिता एक वॉचमैन थे। मोहन मांझी चौथी बार विधायक बने हैं। संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। 52 साल के मोहन मांझी ओडिशा के केंदुझर जिले से आते हैं। पहली बार वो साल 2000 में विधायक बने थे। इस चुनाव में मोहन मांझी 11,000 वोटों से जीत हासिल कर पाए। ये सारे काम निपटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला बड़ा टास्क है नए स्पीकर के सिलेक्शन का। लोकसभा का स्पीकर कौन होगा? तो पाठशाला में अब अगली क्लास इसी से जुड़ी। कौन बनेगा लोकसभा का नया स्पीकर? मोदी एक तीर से क्या 2 निशाना लगाने वाले हैं? मोदी वो करने वाले हैं कि नायडू और नीतीश दोनों ना नहीं बोल पाएंगे क्या? अब इसका चैप्टर। मोदी सरकार के मंत्रालय बढ़ जाने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि अगला लोकसभा स्पीकर कौन होगा। सबके मन में यही सवाल है कि बीजेपी ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर बनाएगी या इस बार किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। अगर ओम बिरला को बदला जाता है तो उनकी जगह स्पीकर कौन होगा? क्या स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल के नेता को मिल सकता है? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस समय लोकसभा स्पीकर को लेकर 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। उनके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन है कि आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष को रिपीट नहीं किया जाता। लेकिन आपको यह बता दूं कि पहले भी कई बार लोकसभा अध्यक्ष को रिपीट किया गया है। इस ऐतिहासिक फैक्ट के बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी उन नामों पर फोकस करते हैं जो अगला लोकसभा स्पीकर हो सकते हैं और इसके पीछे बीजेपी का क्या गणित है वो भी समझाता हूं। लोकसभा स्पीकर की लिस्ट में इस समय जिन 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, उसमें पहला नाम आंध्र प्रदेश की बीजेपी सांसद डी पुरंदेश्वरी का है और दूसरा नाम फिर से ओम बिरला का चल रहा है। ये दोनों ही नेता बीजेपी के सांसद हैं और इनकी लोकसभा स्पीकर बनने की अपनी अपनी मजबूत दावेदारी और काबिलियत है। इसके पीछे की वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल डी पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश की राजमुंदरी सीट से जीतकर आई हैं लोकसभा और 2004 और 2009 में भी सांसद रह चुकी है। इसके अलावा पिछली यूपीए सरकार में मंत्री पद संभालने का पुराना अनुभव है। 2014 में बीजेपी में आने के बाद डी पुरंदेश्वरी ने साउथ में बीजेपी की ताकत बढ़ाई है। इसी वजह से वो आज आंध्र प्रदेश में बीजेपी की अध्यक्ष हैं। पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाना साधने की तैयारी कर रही है। अगर पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाया जाता है तो इस पर चंद्रबाबू नायडू चाहकर भी नहीं मना कर पाएंगे। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। डी पुरंदेश्वरी के अलावा दूसरा नाम सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है ओम बिरला का। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कल तक ओम बिरला का नाम मंत्री पद के लिए चल रहा था, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसलिए अब बात की चर्चा तेज हो गई है कि उन्हें फिर से लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। इसके अलावा ओम बिरला के पास लोकसभा स्पीकर का पुराना अनुभव है।
उनके सभी दलों और नेताओं से बेहतर संबंध है। ओम बिरला का पिछला कार्यकाल सफल रहा और उनके काम से पीएम मोदी भी प्रभावित रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ओम बिरला 3 बार से लगातार राजस्थान के कोटा से सांसद बनकर आ रहे हैं। पुरंदेश्वरी को लोकसभा स्पीकर बनाने की चर्चा इसलिए भी सबसे ज्यादा है कि ऐसा करके बीजेपी एक तीर से 2 निशाने वाली रणनीति अपना सकती है। फाइनल नाम क्या होगा, कोई सरप्राइज नाम होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन चर्चा में डी पुरंदेश्वरी का नाम इसलिए भी है क्योंकि डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की छोटी बहन है, यानी वो रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं और नायडू जी उनके जीजा जी लगते हैं। इसके अलावा पुरंदेश्वरी सियासी रूप से चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीब मानी जाती हैं क्योंकि 1995 में पुरंदेश्वरी ने अपने पिता के खिलाफ जाकर अपने जीजा जी यानी चंद्रबाबू नायडू का समर्थन किया था। उस समय चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव की सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की थी और पुरंदेश्वरी ने अपने पिता के खिलाफ जाकर जीजा जी चंद्रबाबू नायडू को सही ठहराया था। इस घटना की वजह से ही चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाए थे। ऐसे में अगर बीजेपी पुरंदेश्वरी को लोकसभा स्पीकर बनाती है तो चंद्रबाबू नायडू पर एक सॉफ्ट प्रेशर बना रहेगा और उनकी पार्टी टीडीपी डी पुरंदेश्वरी का विरोध भी नहीं कर पाएगी। अब जीजा जी साली जी का कैसे विरोध करेंगे? दूसरा, एक तरह से बीजेपी जो है अपने नेता को स्पीकर भी बना देगी और टीडीपी भी खुशी होगी कि भाई ऐसा नेता है जिससे उनके भी संबंध अच्छे हैं। हालांकि अगर डी पुरंदेश्वरी के मजबूत पारिवारिक संबंधों को छोड़ भी दिया जाए तो वो स्पीकर के पद के लिए बहुत मजबूत उम्मीदवार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें साउथ की सुषमा स्वराज कहा जाता है। वो अपनी सियासी ताकत की वजह से आज आंध्र प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष का पद संभाल रही है स्टेट में। आगे बढ़ने से पहले डी पुरंदेश्वरी का सियासी प्रोफाइल भी देखिए। डी पुरंदेश्वरी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के संस्थापक और तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार एनटी रामाराव की बेटी है। डी पुरंदेश्वरी के पति दग्गुबत्ती वेंकटेश्वर राव 5 बार टीडीपी से एमएलए रह चुके हैं। डी पुरंदेश्वरी ने 2000 में कांग्रेस ज्वाइन की और 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। 2009 में वो यूपीए सरकार में एचआरडी मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुकी है। इसके बाद 2009 में वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री उनको बनाया गया। 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके कामकाज को देखते हुए बीजेपी ने 2020 में ओडिशा का प्रभारी भी उनको बनाया। 2023 में डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा अध्यक्ष बनाने से बीजेपी की एक और सियासी रणनीति सफल हो सकती है। दरअसल पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के कम्मा समुदाय से आती है। चंद्रबाबू नायडू भी इसी समुदाय के हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में यह एक प्रभावशाली समुदाय है। कम्मा समुदाय को टीडीपी का ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। इसलिए डी पुरंदेश्वरी के बहाने बीजेपी नायडू की पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध भी लगा सकती है। इससे पहले भी एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में टीडीपी को लोकसभा स्पीकर पद दिया गया था, तब जीएमसी बालयोगी स्पीकर बने। अच्छा, चूंकि कम्युनिटी का भी मामला है तो अगर विरोध करेगी टीडीपी तो होगा कि बताइए उसी कम्युनिटी के नेता का विरोध कर रही है जो उनके लिए सबसे ज्यादा वोट करता है। लोकसभा स्पीकर पद की रेस में ओम बिरला का नाम भी चल रहा है क्योंकि उन पर पीएम मोदी के अलावा बीजेपी हाईकमान को पूरा भरोसा है। इसके अलावा पिछली बार स्पीकर के पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो अपने आप में रिकॉर्ड है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बीजेपी के पूर्ण बहुमत में न आने की वजह से इस बार की चर्चा है कि एनडीए के कई सहयोगी दल स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। अगर बीजेपी इस प्रेशर को हैंडल कर लेती है तो ओम बिरला भी फिर से स्पीकर बनाए जा सकते हैं। अगर ओम बिरला दूसरी बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाते और दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर लेते तो यह एक रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि पहले भी लगातार 2 बार लोकसभा स्पीकर चुने गए, लेकिन कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही स्पीकर के नाम। करीब 40 साल पहले लगातार 2 बार चुने जाने और कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ रहे। बलराम जाखड़ ने साल 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए। इसके अलावा पीएस संगमा और जीएमसी बालयोगी जैसे नेता 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन पूरे 5-5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। गठबंधन सरकार की मजबूरी के चलते ये दोनों नेता अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। अब सवाल यह है कि लोकसभा स्पीकर का नाम कब तक फाइनल हो सकता है। इसके लिए अभी आपको करीब 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। चुनाव खत्म, लेकिन योगी कैसे एक्शन में आ गए हैं यूपी में, वो ताबड़तोड़ फैसले जो यूपी का गेम पलट सकते हैं। यूपी में बीजेपी के 2 बड़े नेता आपस में ही क्यों भिड़ रहे हैं। अखिलेश दिल्ली जाएंगे, राहुल की नजर उत्तर प्रदेश पर है।
यहां अंदर ही अंदर क्या खेला हो रहा है, अब जरा यूपी का चैप्टर। लोकसभा चुनाव की सारी सरगर्मी अब खत्म हो चुकी। पीएम मोदी की नई सरकार ने काम शुरू कर दिया और इसी के साथ बीजेपी ने फ्यूचर के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया था। अब नतीजों के आधार पर हर पार्टी अपनी प्लानिंग कर रही है और अगर एक्शन की बात हो तो उसमें सीएम योगी सबसे आगे दिख रहे हैं। सीएम योगी सारे ढीले पॉइंट टाइट कर रहे हैं। कुछ तो ढीला रहा तभी तो ये रिजल्ट आया, तो सारा पॉइंट अब टाइट करने में लग गए। प्रशासनिक स्तर पर सिस्टम टाइट किया जा रहा है। भविष्य की चुनौतियों के लिए प्लानिंग तेजी से बढ़ रही है। चुनाव नतीजों के बाद सीएम योगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन बीजेपी को सीएम योगी पर पूरा भरोसा है और इसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी है। जब एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी, उसी दिन यह मैसेज दे दिया था कि सीएम योगी ही सबसे बेहतर है यूपी के लिए और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं। ये मैसेज दे चुके नरेंद्र मोदी, जिसको जो कहानी बनानी है वो बनाए। एक और तस्वीर देखिए, जो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की है, यहां सीएम योगी भी मौजूद थे। यहां सीएम योगी को देखिए बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। सीएम योगी की इमेज एक सख्त मुख्यमंत्री की है और उन्होंने चुनाव नतीजों को पीछे छोड़कर आगे की तैयारी भी शुरू कर दी। आज ही सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक ली है। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में साफ कर दिया कि यूपी का विकास प्रभावित नहीं होगा। सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता को तेजी से पहुंचाना होगा। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि जनता की परेशानियों को गंभीरता से लेना होगा। सीएम योगी किस तरह से एक्शन मोड में है, यह कैबिनेट की बैठक से साफ हो गया, क्योंकि कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े 41 प्रस्ताव पास हो गए। 41। जल शक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई। 2024-25 के लिए ट्रांसफर नीति को भी मंजूरी दे दी गई। जेवर एयरपोर्ट के लिए ली गई जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर को मंजूरी दे दी गई है। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी बनाने को मंजूरी दी गई है। राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव पास हो गया। लोकसभा चुनाव की वजह से बहुत सारी योजनाएं रुकी हुई, लेकिन अब चुनाव खत्म हुआ तो सीएम योगी फुल फॉर्म में दिख रहे हैं और तेजी से यूपी में सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। आज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें सबसे खास प्रस्ताव यूपी में ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी गई है और अगले 1 महीने तक राज्य कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था आसानी से चल सके। इसके अलावा बुंदेलखंड की करीब 26 नई पेयजल परियोजना को भी मंजूरी मिली है। चूंकि गर्मी का सीजन है, ऐसे में बुंदेलखंड खास तौर पर पानी के संकट से जूझता है। ऐसे में लोगों को पीने के पानी की दिक्कत न हो, उसके लिए नए कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसमें जालौन, झांसी, चित्रकूट, महोबा, बांदा। चुनाव के बाद विपक्ष के कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अब बीजेपी सनातन का जिक्र करना कम कर दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन और विकास को साथ लेकर चल रहे हैं पहले की तरह। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ है और कैबिनेट बैठक में महाकुंभ पर प्रस्ताव पास हुए। महाकुंभ का एरिया 3200 से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, यानी इस बार का महाकुंभ और भव्य होगा। महाकुंभ के लिए 236 करोड़ के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। सीएम योगी के लिए फिलहाल तो कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे, यानी अभी 3 साल का वक्त और है। लेकिन उससे पहले सीएम योगी सारा मामला सेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। सख्त निर्देश दिए थे कि अगर कहीं कोई लापरवाही पाई गई तो उसके नतीजे भुगतने होंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों और मंत्रियों से साफ कर दिया है कि अब ढीला रवैया नहीं चलेगा। लापरवाही अगर कहीं दिखी तो उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सीएम योगी के सामने एक चुनौती दिख रही है और वो है बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेताओं की आपसी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद से ही संजीव बालियान के समर्थक सरधना से बीजेपी के नेता संगीत सोम पर आरोप लगा रहे हैं। संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी तो संगीत सोम ने भी मीडिया के सामने आकर सफाई दी। बीजेपी में जिस अनुशासन की उम्मीद नेताओं से की जाती है, वो अनुशासन इन दोनों ही नेताओं में दिख नहीं रहा। संजीव बालियान 2 बार मुजफ्फरनगर से सांसद रह चुके हैं और इस बार भी वो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे।
संजीव बालियान को 4,46,049 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक को 4,70,721 वोट। हरेंद्र सिंह मलिक 24,672 वोट से चुनाव जीत गए। चुनावी हार के बाद कुछ दिन तक तो संजीव बालियान ने समीक्षा की और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमाका कर दिया। संजीव बालियान से जब बीजेपी नेता संगीत सोम के बारे में पूछा गया तो संजीव बालियान ने खुलकर कह दिया कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वा रहे थे और उनके खिलाफ पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। संजीव बालियान को सुनिए, फिर बताता हूं कि संगीत सोम ने इस आरोप पर क्या जवाब दिया है। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है अगर माना जाए। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। संजीव बालियान के आरोपों से यूपी बीजेपी में हलचल तेज हो गई, क्योंकि चुनाव के बाद पहले भी कुछ नेताओं ने भीतरघात के आरोप लगाए थे, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। संजीव बालियान ने तो सीधा संगीत सोम के सवाल पर कह दिया कि कुछ लोग समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वा रहे थे। इस पर आज संगीत सोम ने अपनी बात रखी। संगीत सोम ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी और वहां बीजेपी नहीं हारी। संजीव बालियान को पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए। सुनिए संगीत सोम को, फिर बताऊंगा कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी की हार की वजह संगीत सोम ने क्या बताई। मैं संजीव बालियान जी का भी सम्मान करता हूं। उन्होंने ऐसा अगर बोला है कि मेरी वजह से हारे, तो मेरी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी मेरे पार्टी संगठन ने, मेरे पार्टी नेतृत्व ने और खुद संजीव बालियान जी ने केवल सरधना तक मुझे सीमित किया था और सरधना पार्टी नहीं हारी है, बराबर रही है। वो जहां हारे समीक्षा वहां करनी चाहिए। तो मेरी जिम्मेदारी तो सरधना विधानसभा की है, या मैं इतना बड़ा नेता हूं कि जहां चाहूंगा जिसे चाहूंगा हरा दूंगा और जिता दूंगा, तो फिर तो मैं ही हुआ ना नेता यहाँ के अकेला। अगर उनकी कोई बात भी है तो उन्हें पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए, ना कि मीडिया के जरिए रखें। संगीत सोम मुजफ्फरनगर के सरधना से बीजेपी के विधायक रह चुके। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में संगीत सोम को हार मिली। उसी के बाद से दोनों नेताओं में अनबन की खबरें चल रही हैं। आज संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर में हार की वजह संजीव बालियान को ही बता दिया। संगीत सोम ने कहा कि संजीव बालियान लोगों से मिलते नहीं थे, इलाके के कई लोगों पर मुकदमे करवाए और कई लोगों को जेल भी भिजवाया। संगीत सोम ने यह भी कहा कि जयंत चौधरी के इलाके में बीजेपी हारी है, तो इसकी वजह जयंत चौधरी को बतानी चाहिए। यह बयान भी सुनिए संगीत सोम का। मैं आपको बताता हूं, वोटिंग परसेंटेज कम होना, लोगों में चूंकि माननीय बालियान जी का थोड़ा आना जाना कम रहा, लोगों में विकास कार्य उन्होंने, मुझे तो नहीं लगा सरधना विधानसभा में कहीं कोई काम कराया है, मुझे तो नहीं दिखता। सरधना विधानसभा में तो काम भी नहीं कराया और सरधना विधानसभा में लोगों पे मुकदमे भी बहुत कराए, उन्होंने जेल भी भिजवाया। अब ये जयंत जी से पूछना पड़ेगा कि आपकी बुढ़ाना विधानसभा पे आपका विधायक है लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो ये जयंत जी बताएंगे। संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता हैं और दोनों के बीच जिस तरह की बयानबाजी चल रही है वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। संजीव बालियान और संगीत सोम दोनों ही एक दूसरे का नाम तो खुलकर ले ही रहे हैं, शायरी के जरिए भी एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। एक बार ये भी सुन लीजिए, फिर बीजेपी की इस हलचल के बीच अखिलेश और राहुल क्या कर रहे हैं ये भी दिखाता हूं। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। पत्थरों पे सर पटकने से क्या मिलता है? पत्थरों पे सर पटकने से क्या मिलता है? एक समंदर को बिलखने से भला क्या फायदा होगा? तो ये जो भी चल रहा हो, उधर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सिस्टम को, सरकार में क्या कमियां हैं नहीं है, ये सब देख के यूपी में मामला टाइट कर रहे हैं। यहां बीजेपी के दो नेता ही आपस में भिड़े पड़े। अच्छा, बीजेपी में ये सब चल रहा है, उधर उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों में भी हलचल है। चुनाव नतीजों के हिसाब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी को इस बार धमाकेदार कामयाबी मिली। समाजवादी पार्टी को कुल 37 सीटों पर जीत मिली है और वो यूपी में लोकसभा के लिहाज से यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव भी कन्नौज से सांसद चुने गए। अखिलेश यादव करहल से विधायक भी हैं। आज सैफई में अखिलेश यादव ने पार्टी की बैठक और इस दौरान भविष्य की रणनीति को लेकर खुलासा कर दिया। अखिलेश ने इशारों में कह दिया कि वो अब संसद में जनता की आवाज उठाएंगे। इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव करहल
की सीट बतौर विधायक छोड़ेंगे और संसद जाएंगे। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कि करहल में अखिलेश की जगह लेगा कौन। अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूं तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे देंगे। अखिलेश यादव अगर करहल विधानसभा से इस्तीफा देते हैं तो वहां उपचुनाव हो और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी करहल से किसे टिकट दे सकती है, इसके बारे में बताता हूं। करहल से समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है। तेज प्रताप यादव अखिलेश के भतीजे हैं और लालू यादव के दामाद। 2024 लोकसभा चुनाव में कन्नौज से पहले तेज प्रताप को ही टिकट दिया गया था। बाद में अखिलेश ने तेज प्रताप को हटाकर खुद कन्नौज से चुनाव लड़ा। अखिलेश और डिंपल के करीबी माने जाते हैं तेज प्रताप यादव, तो ऐसे में हो सकता है कि पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव करहल से तेज प्रताप को चुनाव लड़वा दें। हालांकि तेज प्रताप के अलावा राम गोपाल यादव के भांजे अरविंद यादव और सपा के पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव का भी नाम चर्चा में। इसके अलावा अखिलेश के विधानसभा से इस्तीफा देने से नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो जाएगा। चर्चा है कि शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं। अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति पर अब फोकस करने लगे, लेकिन राहुल गांधी का फोकस यूपी पर है। कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 6 सीटों पर जीत हासिल की, जो पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इसी के लिए कांग्रेस धन्यवाद यात्रा निकाल रही है और इसकी शुरुआत आज रायबरेली से हुई। धन्यवाद यात्रा 15 जून तक चलेगी और यूपी की सभी विधानसभाओं से होते हुए गुजरेगी। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा आज रायबरेली पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। धन्यवाद यात्रा के जरिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुद को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की नजर अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होने वाली। उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 84 सीटों में से 83 सीटों पर जीत मिली। उस समय यूपी में 84 लोकसभा सीटें होती थी, अब 80 हो गई। इसके बाद कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2009 में आया, जब 21 सीटें कांग्रेस ने यूपी में जीती। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को यूपी में मात्र 2 सीट मिली। 2019 में तो और बुरी हालत हो गई, सिर्फ 1 सीट पर जीत पाए। विधानसभा में तो और बुरा हाल हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 7 सीटें मिली और 2022 में सिर्फ 2 विधायक जीत कर आए। ऐसे में कांग्रेस के लिए यूपी में राह आसान नहीं है और इसलिए अब यह चर्चा है कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देकर रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे। सुनिए कांग्रेस सांसद केएल शर्मा को, जो कह रहे हैं कि अगर राहुल रायबरेली से सांसद रहेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, देखिए, रायबरेली की जनता तो यही चाहेगी कि राहुल जी यहाँ पे रहें। ऐसे मत करो भैया, ठीक है? तो ये है जी, तो यहाँ की चाहेंगे। मैं पर्सनल भी यही चाहता हूँ कि राहुल जी रायबरेली से रहे। अब ये फैसला राहुल गांधी को लेना है कि वायनाड की सीट छोड़नी है या रायबरेली की। हालांकि चर्चा में तो यही चल रहा है कि वो वायनाड छोड़ेंगे, रायबरेली को पकड़ेंगे, ताकि यूपी को मैसेज जाए कि भाई उन्होंने यूपी के लिए देखिए वायनाड छोड़ दिया। दूसरा, केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो वो भी राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण है कि वो यूपी में जगह बनाकर रखें। और चूंकि उनकी पारंपरिक सीट है रायबरेली और अमेठी, वहां की जनता को भी मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पिछली बार अमेठी हारे तो छोड़ के चले गए, इस बार रायबरेली जीतकर भी वायनाड के लिए छोड़ दिया। ये बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा। तो संभव है कि वो रायबरेली पकड़ेंगे, यूपी के रास्ते दिल्ली पर फोकस करेंगे। अखिलेश ऑलरेडी दिल्ली पर फोकस करने के लिए संसद पहुंच रहे हैं, तो अब जो 2 लड़के हैं उनकी ही आपस की लड़ाई ना हो जाए। खैर, इन 2 पार्टियों का भविष्य क्या है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल लाखों छात्रों के भविष्य का भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट रिजल्ट पर क्या कहा कि उम्मीद बनी भी और टूटी भी। नीट के रिजल्ट पर विवाद के बाद लाखों छात्रों का क्या होगा, अब इसका चैप्टर। देश के लाखों छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में लटका है, क्योंकि नीट के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। छात्रों को लगता है कि रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ी है, जबकि नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए का कहना है कि सब कुछ ठीक है, जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच कराई जा रही है। लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद से सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। छात्रों ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। नीट एग्जाम और इसके रिजल्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बौछार हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट एग्जाम पर क्या कहा और नीट के रिजल्ट पर क्या सवाल उठ रहे हैं, इस एग्जाम को कराने वाली संस्था एनटीए ने क्या सफाई दी है, आज इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नीट रिजल्ट को लेकर देश भर में भड़के छात्रों के गुस्से की तस्वीर देखी। बिहार के कटिहार में आज छात्रों ने रेलवे स्टेशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रेल रोकने के लिए रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन रेलवे पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया।
जिसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर ही छात्रों ने एनटीए के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। छात्रों ने नीट एग्जाम का रिजल्ट कैंसिल करने और 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा एग्जाम कराने की मांग और रिजल्ट रद्द नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी। पहले कटिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सुनिए, फिर दूसरे शहरों में छात्रों के गुस्से की तस्वीर और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो भी बता। अब 720 में भी 720 नंबर लाके एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है तो लानत है ना ऐसा पढ़ाई पे जी। क्या कर रहा है सरकार? हमारी मुख्य 2 मांग है कि सबसे पहले एनटीए के जो चेयरमैन है सुबोध सिंह, उस पर कार्रवाई हो सीबीआई की, और पूरे नीट का जो परीक्षा हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में निष्पक्ष तरीके से फिर से रीनीट का एग्जाम कराया जाए और छात्र जो खिलवाड़ हुआ है, उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसको इंसाफ दिलाने का काम किया जाए। उधर चेन्नई में भी आज छात्रों ने नीट एग्जाम में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने रिजल्ट रद्द करने की मांग की। एनटीए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे छात्रों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया और बस में बैठाकर ले गए। एक तरफ नीट एग्जाम और उसके रिजल्ट को लेकर छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी लग चुकी हैं। नीट एग्जाम पर पेपर लीक के आरोप और दूसरी गड़बड़ियों को लेकर दायर की गई ऐसी ही एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका नीट का रिजल्ट आने से पहले दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए से जवाब देने के लिए कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट के रिजल्ट पर कोचिंग इंस्टीट्यूट फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है, जिसमें उन्होंने नीट एग्जाम की प्रोसेस और इसके रिजल्ट में गड़बड़ी और जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने की मांग की है। उन्होंने एनटीए के ग्रेस मार्क्स दिए जाने के एनटीए की दलील पर भी सवाल उठाए। साथ ही पटना में नीट का पेपर लीक होने की भी जांच करने की मांग की। अलक पांडे की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। सुनिए नीट एग्जाम में दिए ग्रेस मार्क्स पर फिजिक्स वाला के नाम से मशहूर अलक पांडे ने क्या कहा है। हमने ये मांग की है कि एक तो पटना के अंदर जो पेपर लीक हुआ है, गुजरात के अंदर भी ऐसी समस्याएं हैं, उनकी जांच हो पहली। दूसरी चीज ये जो ग्रेस नंबर इस बार अजीब तरह से दिया गया है, 720 दे दिया, कट ऑफ इतना ऊपर चला गया। ये कहते हैं 1563 को दिया, किस बेसिस पे दिया है, कैसे सीसीटीवी से देख लिया, क्यों सारे बच्चों को ग्रेस नहीं दे रहे हैं। एक बच्चा जो मेहनत करके 640 नंबर ला रहा है और उसके बाद भी उसकी 40,000 रैंक आ रही है, और एक बच्चा बिना मेहनत के 700 नंबर लेके आ जाता है जिसकी 2000 रैंक हो जाती है, तो उसको तो कॉलेज मिल जाएगा 700 वाले को, 640 जो मेहनत किया उसको नहीं। और जिसको आप ग्रेस दे रहे हो, आप कैसे बता सकते हो बच्चा इस ग्रेस को पाने के लायक है कि नहीं? आप कहते हैं हमने समय देखा, आंसरिंग एफिशिएंसी देखी। आप खुद सोचिए किसी बच्चे को आप 720 ग्रेस दे देंगे और बच्चा कहीं ना कहीं हमारे संस्थान में पढ़ता था, साल भर उसके 630-640 नंबर आते थे, तो कभी उसके 720 नहीं आने वाले। तो पूरी तरह से ये जो प्रोसेस है अनफेयर है। देखिए एनटीए कह रहा है कि उसने जो भी किया वो ठीक है। मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट भी कहता है कि विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं, जो सैंटिटी है प्रोसेस की उसको लेकर। ऐसे में छात्र अगर सड़क पर उतरे हैं तो इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए, और अगर इस बार ना सही लेकिन कम से कम आगे भी ऐसा प्रोसेस तैयार हो कि इस तरह छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत ना पड़े, ये सबसे जरूरी है।